हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करूंगी मार्च मंथ की हिंदी मैगजीन की करंट अफेयर, जिसमें मैंने पहला टॉपिक कवर कर लिया है और सेकंड टॉपिक है चुनावी बॉन्ड से संबंधित। तो चलो हम अपने चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, चुनावी बॉन्ड। ओके, तो हाल ही में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक दलों को जो फंडिंग प्राप्त हो रही है वह अज्ञात स्रोतों से ज़्यादा हो रही है और ज्ञात स्रोतों से कम हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो पहले राजनीतिक पार्टियां 8 थीं, अभी प्रेजेंट में कितनी हैं? 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें एक ऐड हुई है और कुछ कम हुई है। जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है ना, वो इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे एडीआर क्या होता है। तो एडीआर का गठन 1999 में हुआ था और इसका जो प्रमुख कार्य है मैं मोटा मोटा बता देती हूँ और आप जाकर के सर्च कर लेना। चुनाव और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम करके शासन में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। इसको जो प्रमुख कार्य है वो ये शासन में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में जो राष्ट्रीय दलों को आय के स्रोत प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ से हुए, चलो ये देख लेती हूँ। अज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय 66.4% और अज्ञात स्रोतों से आए 23.74% और जो अन्य ज्ञात स्रोतों से आए हैं 10.22%। ठीक है, जो आधार इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो व्यक्ति या संगठन 20,000 से कम रुपए का चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, उनके पैसे या व्यक्ति संगठन का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकते हैं राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, अज्ञात स्रोतों से जो फंडिंग प्राप्त होती है उसमें से लगभग 83.4% चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त होती है फंडिंग। जो चुनावी बॉन्डिंग से संबंधित जो मुद्दे चल रहे हैं ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77, कौन सी धारा? 77 और चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत केवल उम्मीदवारों के लिए ही चुनाव खर्च की आवश्यकता अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जबकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ना, उनके लिए कोई भी चुनावी खर्च के मामले में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, राजनीतिक सीमा के लिए कोई सीमा नहीं है। ठीक है, राजनीति अब पारदर्शिता का बहुत ज़्यादा अभाव है। पारदर्शिता जो है ना, वो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में बहुत ज़्यादा। राजनीतिक दलों को जो फंड उपलब्ध होता है उसका विवरण देना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है और ना ही ऐसा कोई कानून बना है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा धांधली हो रही है। राजनीतिक दलों को जो फंड प्राप्त होता है उस पर टैक्स भी नहीं लगता है, उससे भी उन्हें प्रॉफिट होता है, जिससे कि टैक्स भी उन्हें देना नहीं पड़ता है। जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है ना, उनमें से केवल 0.96% लोगों ने ही अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की है और कोई भी गैर मान्यता प्राप्त दल है ना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। अच्छा, जो कारपोरेट होते हैं ना, कारपोरेट फंडिंग सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को मिलती है, क्योंकि इसमें कोई निर्धारित सीमा नहीं दी गई है कि तुम्हें इतना फंड देना है राजनीतिक पार्टियों को। जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको भी सीमित करने की ज़रूरत है। इसी कारण से जो राजनीतिक दल है ना और कारपोरेट जगत है, उनके बीच एक मजबूत गठजोड़ बंधा हुआ है। ठीक है, अभी वे फॉरवर्ड बाद में देखेंगे, पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देख लेते हैं, चुनावी बॉन्ड। ये चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको देखते हैं। चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं? चुनावी बॉन्ड जो होते हैं ना, ये एक ब्याज मुक्त वित्तीय साधन है जिस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है और एक प्रोमिसरी नोट्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पैसा दिया तो उसको एक प्रोमिसरी नोट्स की, मैंने हाँ तुमने इतना पैसा मुझे दिया, तो ये क्या है, प्रोमिसरी नोट्स की बात कार्य करते हैं। ये कौन खरीद सकता है? तो इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है। इसे कोई भी खरीद सकता है, हर एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति भी खरीद सकता है। अच्छा, इसका बॉन्ड का मूल्य वर्ग क्या होता है? ये बॉन्ड्स 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में निर्गमित या जारी किए जाते हैं। ये 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में भी जारी किए जा सकते हैं। मतलब 1 करोड़ रुपए भी बॉन्ड के जरिए खरीदे जा सकते हैं और राजनीतिक पार्टियों को दिए जा सकते हैं। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। इसे आरबीआई नहीं जारी कर सकती है, ना ही कोई अदर बैंक, सिर्फ एसबीआई जो चयनित शाखाएँ हैं वही जारी कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे बॉन्ड पर कब खरीदे जा सकते हैं? ऐसे बॉन्ड सिर्फ 4 महीनों में,
जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह के 10 दिनों के लिए खरीदे जा सकते हैं और उसके अलावा किसी भी दिन नहीं खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड की जीवन अवधि क्या होती है? बॉन्ड की जीवन अवधि सिर्फ 15 दिनों की होती है। अगर जैसे कि मैंने कोई पैसा दिया है, बॉन्ड लिया है और पैसा दिया है, तो अगर राजनीतिक पार्टी 15 दिनों को अंदर वो पैसा ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो वो फिर मानदेय जो पंजीकृत पार्टी है ना, उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। वो एक फंड में, प्रत्येक खाते में, जैसे कि प्रधानमंत्री फंड्स हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। कौन से राजनीतिक चुनाव बॉन्ड के जरिए दान प्राप्त करने के पात्र हैं? वे राजनीतिक जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के विगत चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत भी हैं, उन्हीं को ये चुनावी बॉन्ड खरीद सकते, भाई ये चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता है। अच्छा, इसकी घोषणा कब की गई थी? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसकी घोषणा किए हुए, तो इसकी घोषणा 2017-18 के बजट में की गई थी। जो अन्य इसकी विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक, किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कितने व्यक्ति इसको चुनावी बॉन्ड के जरिए खरीद सकते हैं? चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यदि ये नहीं लिया जाता है तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अभी वे फॉरवर्ड देख लेती हूँ क्या है। तो वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि जो राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दलों को है ना, उनको RTI के अधीन लाना चाहिए, जिससे कि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सके। राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए एक विनियमित विधेयक को लाना समय की मांग भी है और ज़रूरत भी है, जिससे कि कुछ नियम बन सकें, कानून बन सके। इसके लिए जो कॉर्पोरेट फंडिंग है ना, उस पर सीमा निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट द्वारा दिए गए फंड का कोई विवरण नहीं होता, इससे कभी कभी क्या होता है, काला धन भी राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है, तो इसको सीमित करना चाहिए। अच्छा, कुछ जैसे कि प्रकार हैं, कुछ प्रकार के दान पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों पब्लिक फंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो अर्ध सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पब्लिक फंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता जारी रह सके। जैसे कि राजनीतिक दलों के अकाउंट्स की लेखा परीक्षा भी करना चाहिए। ठीक है, और भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक द्वारा अनुशंसित अनुमोदित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि कुछ पारदर्शिता आ सके और काले धन को आने से राजनीतिक पार्टियों में रोका जा सके। ओके, जो चुनावी बॉन्ड है उनके लाभ और नुकसान क्या है? चलो ठीक है, लाभ और नुकसान देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड के लाभ, यह राजनीतिक दलों को अधिक पारदर्शी तरीके से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान है अनामिकता का प्रावधान सरकार पर लागू नहीं होता है। जो तात्पर्य है कि यदि मौजूदा सरकार चाहे तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले का विवरण प्राप्त कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये चुनावी फंडिंग में नकदी को हतोत्साहित करता है। जैसे कि पहले क्या होता था, कुछ लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो चुनावी जो फंडिंग थी ना, वो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों को दलों को दे देते थे। लेकिन अब क्या होता है, चुनावी बॉन्ड के जरिए ही दिया सकता है और वैसे देना गैर कानूनी है। ओके, चुनावी बॉन्ड कंपनी द्वारा चंदा देने की निर्धारित 7.5% की ऊपरी सीमा को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करता है। जो 7.5 है उससे ऊपरी सीमा से अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करता है। ठीक है, एक नुकसान भी है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान केवल दल के बैंक खाते में ही जमा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के खाते का पूर्ण विवरण दिया जाता है। ठीक है, मतदाता यह नहीं जान पाते हैं कि किस व्यक्ति या कंपनी या संगठन ने किस दल को चंदा दिया है, तो ये एक नुकसान भी है। इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अच्छा, इस प्रकार वित्त पोषण प्रभाव क्या पड़ेंगे? मैंने पहले ही बताया, काले धन की मांग में वृद्धि होगी, तो क्लियर है। राजनीतिक दलों ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो अपने चुनावी खर्च को स्वयं वहन कर सकते हैं, जिससे कि उन
से पैसा ना पड़े, इसलिए वो ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो अपना खर्चा खुद ही उठा सकें। लेवल प्लेइंग का नियम टूट जाता है, राजनीतिक के आपराधिकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके कुछ प्रभाव भी हैं, कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। ठीक है, तो हम आप इसमें देख लेते हैं कि प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या है और मेंस से रिलेटेड क्या है। ठीक है, जैसे कि ये ADR है तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, इससे बन सकता है क्वेश्चन, और इससे कुछ भी नहीं बनेगा, और इसमें जो बनेगा वो है चुनावी बॉन्ड से संबंधित। तो ये सारा ही कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़रूर पढ़ लेना, और इसमें सारा कुछ मेंस के लिए है, तो ये प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।